हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आपके सिलेबस में जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे वो था सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के पिछले लेक्चर में आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया था वो था ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, जिसमें आपको ये बताया था कि अगर कोई कार, और यहाँ कार का एग्जाम्पल दिया है, ये 4 व्हीलर्स की बात हो रही है। कोई भी 4 व्हीलर जैसे कि कार, वो एक सर्कुलर ट्रैक में जब आता है या सीधे जाते जाते जब रोड पर कोई बेंड या टर्न आता है तो उस टर्निंग करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है, ड्राइवर स्टीयरिंग पर लगाता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी टर्न लेती है। लेकिन टर्न लेने पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है, जो उस व्हीकल को रोड से बाहर की तरफ स्किड करवाने की कोशिश करती है। फ्लैट रोड पर तो फ्रिक्शन ऐसा करने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, और फिर कितना वेलोसिटी से टर्न लें कि फ्रिक्शन उसे रोक ले, बाहर स्किड ना हो, यह आपको पढ़ा दिया था। फ्लैट वाले रोड के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया था हमने। फिर आपको ये बताया था कि अगर पूरा ही रास्ता कर्व्ड है जैसा कि ये दिखाया है, तो उस केस में या तो गाड़ी को पूरे रास्ते बहुत स्लो स्पीड से चलना होगा, लेकिन अगर एक रीजनेबल स्पीड से चलना है तो उस रोड को ही आउटर एज से थोड़ा सा उठा दिया जाता है, रेज कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स कहा जाता है। और फिर बैंक्ड रोड पर गाड़ी किस वेलोसिटी से टर्न लेती है वो भी आपको सिखाया था। और फिर बाहर लगने वाली फोर्स को कौन कौन बैलेंस करता है, फिर एक बिना फ्रिक्शन के और एक फ्रिक्शन के साथ। आज हम इसी सर्कुलर टर्न वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बट आज आपको यही सर्कुलर टर्न का कॉन्सेप्ट 4 व्हीलर के लिए न बता के 2 व्हीलर्स के लिए बताया जाएगा। 2 व्हीलर्स मतलब सबसे बेसिक 2 व्हीलर होता है साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह। तो कोई भी 2 व्हीलर, साइकिल और मोटरसाइकिल में बस एक ही फर्क है कि साइकिल में मोटर नहीं लगा होता, यानी इंजन नहीं लगा होता, और उसी साइकिल में अगर इंजन या मोटर लग जाता है तो उसे मोटरसाइकिल कहते हैं। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट 2 व्हीलर्स के लिए पढ़ेंगे, और इस कॉन्सेप्ट का, इस टॉपिक का नाम है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अब आपने अगर कभी मूवीज में या कहीं पर यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर भी कोई रेसिंग का, टीवी पर किसी मूवी में, या टीवी पर भी कई बार स्पोर्ट्स चैनल पर बाइक रेसिंग के शोज आते हैं, मोटो जीपी वगैरह, तो वो अगर आपने देखा हो तो उसमें ये आपको पिक्चर बहुत दिखाई दिया होगा। ये जो पिक्चर है, ऐसे वीडियोस भी दिखाई दिए होंगे कि ये बाइकर जो है जब सीधा चल रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ट्रैक में सर्कुलर टर्न लेता है तो आप देखो ये बाइकर जो है वो पूरा एक तरफ बेंड हो गया है, और इसका ये जो कई बार इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है कि इसका जो ये नी है, यानी घुटना, ये ज़मीन से टकरा भी जाता है। और आप बाइक रेस का कोई वीडियो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो अब आपके पास सोशल मीडिया, यूट्यूब है, नेटवर्क है, तो आप देख सकते हो। इस क्लास को ख़त्म होने के बाद या पॉज करके पहले वीडियो देख लो, फिर ये क्लास देख लेना, बट फटाफट देख के वापस क्लास में आ जाना, पता चला वीडियो ही देखते रह गए, क्लास मिस कर दिया। तो आप कोई मोटो जीपी करके यूट्यूब पे सर्च में डालो तो आपको मोटरसाइकिल रेस के कुछ क्लिपिंग्स, वीडियोस दिखेंगे, जिसमें बाइकर सीधे आता 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 जब टर्न लेगा तो ऐसे एकदम बेंडिंग हो जाएगा। यहाँ मैंने बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट लिखा है, लेकिन ये मोटरसाइकिलिस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, हर 2 व्हीलर के लिए। नीचे ये डायग्राम में आपको साइकिलिस्ट दिखाया गया है, ये रेसिंग, साइकिल की रेसिंग हो रही है, उसमें एक ये स्पेशल तरह की साइकिल होती है, उसका इस तरह से हैंडल होता है। ये भी बच्चों ने साइकिल रेस देखा होगा, हेलमेट वेलमेट लगा रखा है उसने, पूरा सेफ्टी गियर, और
ऐसे जब वो सर्कुलर टर्न लेता है साइकिलिस्ट तो देखो सीधा नहीं, वो बेंड हो गया। टू व्हीलर के लिए आपको रोड को बैंक करना था, यहाँ साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट जब सर्कुलर टर्न लेता है तो वो खुद ही बेंड हो जाता है। अब इसके बेंडिंग के पीछे क्या रीजन है, और इसमें भी आपको एक ऐसी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा कि वो सर्कुलर टर्न लेते समय जिस वेलोसिटी से टर्न ले कि वो साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट भी स्किड ना हो। कई बार देखा है ये बहुत स्पीड अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये मोटरसाइकिलिस्ट के साथ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। साइकिलिस्ट के साथ फिर भी उतना नहीं होता क्योंकि साइकिल की स्पीड उतनी होती नहीं है, मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साइकिलिस्ट बेंड क्यों होता है उसको आप इस डायग्राम से समझेंगे। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल जहाँ होता है ये चीज़ के लिए दिखाया है डायग्राम, ये दोनों, लेकिन उसको आसानी से समझने के लिए ये पहला डायग्राम जो आपको दिखा रहा है, इसमें ये साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट स्ट्रेट रोड पर जा रहा है, तब तक वो बिल्कुल ऐसे वर्टिकली सीधा रहता है। आप खुद भी जब स्कूटर या साइकिल चलाओगे तो आप देखोगे आप सीधी रोड पर जा रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट रहते हो। अब वर्टिकली जब तक स्ट्रेट रहते हैं तब तक mg, साइकिल और साइकिलिस्ट दोनों का कंबाइंड वेट, साइकिल का भी कुछ वेट है और साइकिलिस्ट का भी, वो पूरा वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और ये जो ग्राउंड है इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब यही साइकिलिस्ट सीधे जाते जाते जब एक सर्कुलर ट्रैक पर आता है तो ऑटोमेटिकली ऐसे बेंड हो जाता है, और जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी ना टर्न लेते समय उतना ज़्यादा बेंड होगा। अगर आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लो तो आपको बेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट ये जो चल रही होती है ये तो रेस होती है, इसमें अगर स्पीड स्लो डाउन की जाएगी, इस मोटरसाइकिलिस्ट अगर स्पीड स्लो कर लेगा तो वो पीछे रह जाएगा, तो उसको अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है और सर्कुलर टर्न भी लेना है, तब वो जितना ज़्यादा स्पीड से टर्न लेता है उतनी ज़्यादा उसकी बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग क्यों होती है उसका रीज़न, जैसे ही सर्कुलर टर्न आता है बाहर की तरफ आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार की तरह ही साइकिलिस्ट को भी ट्रैक से बाहर की तरफ स्किड कराने लगती है, यानी इस मोटरसाइकिलिस्ट पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगी क्योंकि ये सर्कुलर टर्न ऐसे ले रहा है। तो ये जो सर्कुलर टर्न ले रहा है ये तो अपने हैंडल को घुमा रहा है, तो सेंट्रीपिटल तो ये खुद लगाएगा, लेकिन टर्न लेते हुए अपने आप ही वो सीडो फोर्स, इसका रीज़न कि कौन लगाता है अभी तक पता नहीं चला है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगती है जो इसको ट्रैक से स्किड करते हुए बाहर धकेल सकती है और रेस से बाहर कर सकती है, एक्सीडेंट करवा सकती है। वही हमने साइकिलिस्ट के लिए दिखाया। लेकिन इसके बेंड होते ही आप इस नॉर्मल रिएक्शन को देखो ज़रा, जितना ये साइकिलिस्ट सेंटर की तरफ, ये मैं ऐसे ट्रैक बनाता हूँ, यहाँ कहीं सेंटर होगा उस ट्रैक का ऐसे, तो ये ट्रैक में जैसे ही बेंड होता है तो नॉर्मल रिएक्शन पहले देखो वर्टिकली अपवर्ड है, जितना साइकिलिस्ट बेंड हुआ वो नॉर्मल रिएक्शन भी उसका उतना ही बेंड हो गया। ये है वो एंगल, जितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मान लो ये ओरिजिनल पोजीशन है, जितना वो बेंड हुआ ये एंगल है थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा दिख गया बच्चों। अब इस आर को जब आप रिजॉल्व करोगे, सब बहुत बार देख चुके हैं, थीटा वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा आएगा और ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा आएगा। अभी इस केस में आर को बैलेंस कर रहा था कौन, mg, और इस केस में आर साइन थीटा को या आर साइन थीटा बैलेंस कर रहा है mv स्क्वायर बाय आर को। ध्यान रखें स्मॉल आर इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है और कैपिटल आर है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस साइक्लिस्ट को ट्रैक से बाहर की तरफ स्किड करवाने की कोशिश करती है। यहाँ कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ सर्कुलर टर्न ही नहीं है। जैसे ही टर्न आएगा, टर्न लेने के लिए लगाई जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और टर्न लेते हुए अपने आप लगने लग जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे बाहर धकेलती है। उसे धकेलने से
बचाता है आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा क्योंकि रेडियल इनवर्ड लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर लग रहा है। और आर कॉस थीटा, ये देख रहे हैं आर कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं कार के केस में भी, मैं आपको दिखाता हूं, यही बात थी। एम वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही थी, आर साइन थीटा अंदर लग रहा था। बस यहां और साइक्लिस्ट में फर्क ये है कि यहां रोड को बैंक करके कार को तिरछा किया गया है। कंडीशन वही है यहाँ भी, आर साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर को, और आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, और डिवाइड करके आपका आंसर आ गया। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ रोड को बैंक करके कार को तिरछा किया गया है, लेकिन इस केस में रोड को बैंक न करके साइक्लिस्ट खुद ही बैंक हुआ है, जिसे बैंक न बोल के बेंड कह देते हैं। पहले कार भी स्ट्रेट थी, रिएक्शन ऊपर था, एमजी नीचे था, बेंड हो गई कार क्योंकि रोड ही उठा दिया गया। यहाँ रोड उठाने के बजाय साइक्लिस्ट ऐसे बेंड हो गया। केस बिल्कुल वही है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप डिवाइड करोगे, मैं लिख देता हूँ डिवाइड 1/2 जब आप डिवाइड करेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, वो आएगा टेन थीटा, और राइट हैंड साइड में m से m कैंसिल हो जाएगा, ये v स्क्वायर अपॉन आर जी होगा। सेम फॉर्मूला बैंकिंग ऑफ ट्रैक या बैंकिंग ऑफ रोड्स के लिए भी आया था। वहां बैंकिंग रोड का किया गया था, यहाँ बेंडिंग हो गया है मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट का। अब ये फॉर्मूला आपको ये बताएगा कि अगर साइकिलिस्ट, दो चीजें बता सकता है, अगर साइकिलिस्ट की वेलोसिटी दी गई होगी और रेडियस उस ट्रैक का जिसमें वो टर्न ले रहा है, तो ये बताएगा कि साइकिलिस्ट को कितना एंगल वर्टिकल से नीचे की तरफ बेंड होना पड़ेगा सर्कुलर टर्न सेफली लेने के लिए। और अगर साइकिलिस्ट की बेंडिंग बता दी जाए तो कितनी वेलोसिटी से वो टर्न ले रहा है वो पता चल जाएगा। या फिर एंगल और वेलोसिटी दे दिया जाए तो ये पूछा जा सकता है कि साइकिलिस्ट जो है वो स्किड करेगा या नहीं। तब उसके लिए आपको याद रखना है टेन थीटा की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी वी स्क्वायर बाय आर जी से, तब तक साइकिलिस्ट स्किड नहीं होगा। और अगर वी स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू ज्यादा हो गई टेन थीटा से तो साइकिलिस्ट स्किड हो जाएगा। वही सब कुछ सेम है। यहाँ बच्चों को ये एक फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखाई दे रही है, यानी गाड़ी को बाहर की तरफ, इस मोटरसाइकिल या साइकिल को बाहर स्किड होने से फ्रिक्शन भी थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता है। लेकिन और वो फ्रिक्शन वाला केस इंक्लूड करके आपको कार वाले केस में बताया था। पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था बिना फ्रिक्शन को कंसीडर किए, इन बच्चों ने पिछले लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा। फिर हमने फ्रिक्शन को कंसीडर करके एक नया फॉर्मूला डिराइव किया था, और दोनों फॉर्मूले से जो वेलोसिटी आई थी, पहली वेलोसिटी को, बिना फ्रिक्शन वाली वेलोसिटी को ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ स्पीड कहा गया था, और फ्रिक्शन कंसीडर करने के बाद जो वेलोसिटी नई आई थी उसे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कहा गया था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन को कंसीडर करने के बाद नया फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। 11th क्लास के आपके सिलेबस में इस फ्रिक्शन का कंसीडरेशन नहीं है फिलहाल। साइकिलिस्ट के लिए, कार के लिए विदाउट फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला है और विद फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला है। साइकिलिस्ट के लिए सिर्फ विदाउट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला आपको स्टडी करना है। तो ये आपका बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया थ्योरेटिकल, कि क्यों एक मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट ऑटोमेटिकली बेंड हो जाता है जब वो सर्कुलर टर्न लेता है, और बेंड नहीं होना है तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। स्पीड जितनी कम कर दो बेंडिंग उतनी कम होगी,
स्पीड जितनी ज़्यादा होगी बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उसकी बेंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखो ये उसकी वर्टिकल पोजीशन होती है अगर वो बिल्कुल सीधा होता बाइक पर, ये नॉर्मल रिएक्शन, और अब ये उसकी नॉर्मल रिएक्शन है, तो इतना बड़ा एंगल उसने बेंड हो गया है अपने ओरिजिनल नॉर्मल रिएक्शन की पोजीशन से। जैसे ये आर देखो इतना बेंड हो गया, आर से आर यहाँ पर पहुंच गया, छोटा सा एंगल बेंड हुआ है, कम स्पीड है, साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है ज़्यादा स्पीड है, उसके बेंड होने से आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर को बैलेंस करती है, जिस वजह से वो उसे स्किड होने से बचाती है। ये तो आपका थ्योरी हो गया, और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए आपने कौन सी फोर्स किसको बैलेंस करती है डिवाइड करके फॉर्मूला बना दिया, जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेने का, व्हीकल्स जब सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक और टॉपिक बाकी बचा है जिसका नाम है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, तो वो भी आपको अभी इस टॉपिक के बाद पढ़ाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये आपके सामने दिख रहा है। अब ये मोशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में। तो वर्टिकल सर्कल में मोशन क्या है और पिछले मोशन से कैसा अलग है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। आप यहाँ कुछ डायग्राम्स देख रहे हो, जिनमें से ये डायग्राम आपने पहले देखा है कि एक बच्चा है जो एक स्ट्रिंग में यानी रस्सी में कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ पत्थर वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट बांधकर ऐसे गोल गोल अपने चारों तरफ घुमा रहा है। ये आप देख रहे हो डेथ वेल, जिसके बारे में आपको बताया था कि इस डेथ वेल में ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है ये आदमी, और आपको बताया था कि जब भी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है उसे घुमाने के लिए जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो अंदर की तरफ लगती है रेडियली इनवर्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और घूमते समय अपने आप एक फोर्स लगती है रेडियली आउटवर्ड जो सेंट्रीफ्यूगल होती है। यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इंसान को बचाए हुए है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो वो सेंटर की तरफ ऐसे गोल गोल इसमें घुमा रहा है, यानी खुद हैंडल को घुमाकर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है जिससे वो इस सर्कल में रोटेट कर पा रहा है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अपने आप नेचर में न लगती तो ये इंसान इस वर्टिकल वॉल से चिपका नहीं होता। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ इसको मदद करती है। मोटरसाइकिल इतने खतरनाक तरीके से चलाना तो उसका स्किल है, लेकिन उस स्किल को हेल्प करता है नेचर में लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर की तरफ लगने की वजह से चिपकाए रखता है। फिर आप देख रहे थे ये कार का एग्जांपल सीधे जा रही है, फिर इसने सर्कुलर टर्न लिया, ये भी ऐसा ही है। ये एथलीट है, ये हैमर थ्रो, एक लोहे का बहुत भारी सा गोला होता है, चेन से बंधा होता है, यहाँ पर पकड़ के इसको अपने चारों तरफ घुमाती। इन सारे डायग्राम्स में, सारे पिक्चर्स में सर्कुलर मोशन होता हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड के पैरेलल है या ग्राउंड पर है। ये तो ग्राउंड पर ही है, और यहाँ पर भी जब ये बच्चा इस पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाता है अपने चारों तरफ, तो वो खुद वो सीधा खड़ा होता है ग्राउंड पर 90 डिग्री पर, और वो ग्राउंड के पैरेलल घुमा रहा होता है। ये भी ग्राउंड के पैरेलल, यहाँ ग्राउंड है उसके पैरेलल ऐसे सर्कल में मोशन हो रहा है, ये भी ग्राउंड के पैरेलल ऐसे सर्कल में मोशन हो रहा है। ये सारे मोशन कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है लेकिन हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप इन दो डायग्राम्स को अगर नोटिस करें
तो यहाँ इस बच्चे ने ये जो बकेट जैसी कोई चीज है इसको गोल गोल घुमा रखा है, लेकिन ये गोल गोल जो घुमा रहा है ये अपने चारों तरफ नहीं घुमा रहा है। इस ऑब्जेक्ट, इसमें भी यहाँ पर एक बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमा रहा है, इसमें भी। इसमें गोल गोल घुमाते समय ग्राउंड से उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पूरे सर्कल में सेम रहती है। ये आपका ग्राउंड है, या तो ग्राउंड पर ही हो रहा होता है या ग्राउंड से ऊंचाई पर, लेकिन ग्राउंड के पैरेलल। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि मोशन जो हो रहा है उस बच्चे के चारों तरफ नहीं हो रहा है। ये बच्चा इस बकेट जैसी चीज को गोल गोल अगर घुमाता है, ऐसे घुमा रहा है, तो ये मोशन में ग्राउंड के पैरेलल ना होके कभी वो ग्राउंड से ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर नीचे आता है, फिर ग्राउंड के बहुत नजदीक आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसा हो रहा है। और इसका ये साइड पोज में अगर आप देखें तो ये आपका ग्राउंड हो गया जिस पर ये खड़ा है, और जब सर्कल में ये चीज घूमती है तो ये है सर्कल का सेंटर। तो इस सर्कल में घूमते हुए ये लोएस्ट उसकी पोजीशन है, और यहां जब वो पहुंचेगा ये उसकी हाईएस्ट पोजीशन है। तो इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल में कॉमन बात क्या है कि दोनों ही सर्कुलर मोशन है, बट ये जो सर्कुलर मोशन है इसको कहा जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो ये लेफ्ट राइट साइड में एग्जांपल हैं ये वर्टिकल सर्कल हैं, और लेफ्ट साइड में जो एग्जांपल्स आपको दिखाए गए ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। तो पहले मैंने यही बात क्लियर करवाई है बच्चों को कि जब आप वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे हैं तो उस वर्टिकल सर्कल रियलिटी में देखने में कैसा लगता है। ठीक है बात? तो बच्चों को ये क्लियर हो गया है। अब माइंड में पिक्चर जो हम अब मैथमेटिकल और पूरा कॉन्सेप्चुअल बात समझेंगे, तो वर्टिकल सर्कल के बारे में फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे। वो फॉर्मूला सीखने से पहले आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। आप ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हो, बहुत कुछ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, एक एक्टिविटी कह सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। आप एक घर में ही आपको कोई स्ट्रिंग, कोई रस्सी, कोई सुतली मिल जाएगी, उस पर आप कोई ऑब्जेक्ट को बांध लेना, थोड़ा ठीक ठाक सा हैवी सा होना चाहिए, कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट ना हो, बहुत भारी भी ना हो कि स्ट्रिंग ही टूट जाए, बट ठीक ठाक सा कोई रीजनेबल वेट का ऑब्जेक्ट आप ले लें, उस रस्सी पर उसको बांधे जैसा ये बच्चे ने किया हुआ है। कोई पत्थर वत्थर का टुकड़ा भी, थोड़ा सेफ रहे, किसी को लगे वगे नहीं, या कोई चीज ना टूटे घर की। और आप अपने छत पे जाके ये काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, घर की छत पे या थोड़ा सा खुले में आउटसाइड कोर्टयार्ड वगैरह हो, कोई बालकनी वगैरह हो। तो आप एक बारी इस स्ट्रिंग को अपने चारों तरफ ऐसे घुमाएं, और एक बारी उसी स्ट्रिंग को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके घुमाएं, तो आपको वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल में खुद से फर्क समझ में आएगा। और जो हम अब एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, उस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाओगे। उस फॉर्मूले में फाइंड आउट करने वाली क्वांटिटी या सिचुएशन को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ये आप जब कंप्लीट कर लें ये वाला टॉपिक यहाँ पर अभी क्लास में, तब आप ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी कहना चाहिए, एक रस्सी और एक पत्थर सबको अवेलेबल हो जाएगा, ये करके भी देख सकते हो। तो चलते हैं हम उस फॉर्मूले को डिराइव करने। उससे पहले आपको वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल पता चल चुका है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम आपको वो डायग्राम दिखाते हैं, जो डायग्राम आपका फॉर्मूला डिराइव करेगा। उसके लिए हमें ये जितनी चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, यानी ये 1 2 3 4 इन सब की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। तो ये आपके सामने वो डायग्राम है जो आपको चाहिए ये फॉर्मूला वर्टिकल सर्कल का डिराइव करने के लिए। क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इस डायग्राम में शो किया गया है कि एक स्ट्रिंग O पॉइंट से आपने पकड़ी है,
और उस स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई मैंने बताया पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा थोड़ा सा ठीक ठाक हैवी होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं, वो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो वर्टिकल सर्कल में। ये बी पॉइंट इस सर्कल का लोएस्ट पॉइंट है, जो ग्राउंड जहां कहीं भी है यहां पर, तो ग्राउंड के सबसे नजदीक, फिर ये ऊपर जाता है और ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और फिर ये नीचे जाता है। सबसे पहले आप देखो कि जब ये एक लोएस्ट पॉइंट पर है और इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, तो इसका जो वेट है वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और यहां O पॉइंट से ये एक स्ट्रिंग की हेल्प से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको यहां T2 से डिनोट किया गया है। और स्ट्रिंग की टेंशन के बारे में आपको बताया गया था कि स्ट्रिंग की टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग की तरफ लगती है, किस तरफ, जहां वो बंधा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैंग्ड है, यहां तो आपने पकड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से अवे जहां पर भी वो बंधा है, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे रहती है, जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से लटका हुआ है। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस r है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ r है। ऊपर जाते 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 जब वो यहां पर पहुंचता है, हम सिर्फ लोएस्ट और हाईएस्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ही। वेट तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहीं पर भी हो, यहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगना ही है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगना ही है। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यह ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। और टेंशन के बारे में भी खास बात क्या है कि टेंशन ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे होती है। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखें, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और टेंशन जो स्ट्रिंग में होती है वो उस ऑब्जेक्ट से अवे होती है हमेशा, जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बांधा गया है। तो यहां पर भी वही दो पॉइंट्स लागू हैं, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड और स्ट्रिंग में टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे। यहां पर भी वही दो पॉइंट्स लागू हुए हैं, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड और स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे। अब अगर हम ए पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट ए, अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो हम लिखेंगे T1 प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ऐसा हमने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन, आपको बताया गया था कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है उसे उस सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है और सेंटर की तरफ लगती है और वो उसका डायरेक्शन चेंज करती है। तो सबसे पहले जब आपने ये देखा कि यहां पर ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट का वेट और टेंशन इन द स्ट्रिंग,
और यहाँ पर भी दो ही फोर्सेस लग रही हैं बॉडी पर, वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो किधर लगेंगी, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसके लिए रूल आपको बता दिया। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगती है और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके आपको टेंशन का भी और mg का भी दोनों जगह डायरेक्शन पता चल गया। लेकिन ए पॉइंट के लिए मैंने T1 प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r क्यों लिखा है, क्योंकि आप इस ए पॉइंट पर गौर से अगर देखोगे तो mg भी अंदर की तरफ यानी अलोंग द रेडियस लग रहा है और टेंशन भी अलोंग द रेडियस लग रही है। दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों ही सेंटर की तरफ लग रही हैं। यानी यहां पर ये दोनों फोर्सेस मिलकर कौन सी फोर्स का काम कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और ये तो आपको पता ही है, जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है बाहर की तरफ उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। वो तो अपने आप लगती है, उसका कौन लगा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सेंट्रीपिटल कौन लगा रहा है वो हमें पता है। यहाँ सेंट्रीपिटल कौन लगा रहा है, mg और T1, क्योंकि दोनों ही सेंटर की तरफ लग रही हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन है। फोर्सेस जब दो फोर्सेस या कितनी भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। वेक्टर होते हुए भी ऐड सिंपल करते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो आपने यहाँ पर mg प्लस t क्यों लिखा है कि mg और t का डायरेक्शन सेम है, और उसे mv स्क्वायर बाय r के बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ लग के उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने का काम कर रही हैं। और देखो ये वेलोसिटी का एरो दिखाया है, ये दोनों फोर्सेस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हैं। तो यही दोनों फोर्सेस कंबाइन होकर किसका काम कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और उतना ही सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रहा है। बस यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को v1 लिया गया है तो मुझे यहाँ v1 लिखना पड़ेगा। v1 उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है जी। तो ये आपका v1 है और लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को क्या लिखा गया है, v2। तो पहला इक्वेशन ये बन गया आपका। और उसके बाद एट पॉइंट B, जब वो ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर पहुंचता है तब आप गौर से देखो T2 फोर्स अंदर की तरफ है और mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तब आपको करना पड़ेगा T2 माइनस mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाय r। अब यहां पर मैंने माइनस क्यों किया, पहले तो उसका रीजन बता दूं। माइनस इसलिए किया है क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। और हमें कैसे पता चला, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूं वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगना ही है हर ऑब्जेक्ट का। मैं अगर इस सर्कल में भी बनाऊं तो ये सर्कल में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ही। और रस्सी में जो टेंशन होती है वो ऑब्जेक्ट से अवे लगती है। वही दो रूल जो ऊपर अप्लाई हुए हैं वही दो रूल यहां अप्लाई हुए हैं, लेकिन वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और रस्सी की टेंशन ऊपर होने की वजह से यहाँ ये ऑपोजिट हो गए। यहाँ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और ऑब्जेक्ट से अपोजिट होने की वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए थे। तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ प्लस करना पड़ा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस। लेकिन बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैंने T2 माइनस mg क्यों किया, mg माइनस T2 क्यों नहीं किया। इसको उल्टा भी तो कर सकते थे। माइनस कैसे पता चलेगा किसमें से क्या माइनस करना है, ऐड तो दोनों कर दो, इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो। एडिशन में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर से फर्क पड़ता है, साइन चेंज हो जाता है। तो कैसे पता चला कि T2 माइनस mg करना है, कैसे पता चला कि T2 बड़ा है mg से, क्योंकि इन दोनों का नेट फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। जैसे इन दोनों का नेट फोर्स सेंट्रीपिटल बना था, तो यहाँ तो दोनों सेम थे, दोनों अंदर थे, तो दोनों को सिंपल प्लस कर दिया। इनका नेट फोर्स सेंट्रीपिटल बन रहा है और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है, इसलिए क्योंकि नेट फोर्स F अंदर की तरफ है, इससे पता चलता है T2 बड़ा होगा mg से, तभी फोर्स अंदर की तरफ आएगा।
अगर mg बड़ा हो जाए T2 से तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तब रस्सी टूट जाएगी। तो अगर आपको दो फोर्सेस ऑपोजिट लग रही हैं और ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा फोर्स बड़ा है, तो आप उन दोनों का नेट फोर्स देख लो किस तरफ लग रहा है। नेट फोर्स जिस तरफ लग रहा होगा उस तरफ लगने वाली फोर्स ही बड़ी होगी। तो अब आपके पास एक एग्जांपल भी बता देता हूं मैं। मान लो ये एक बॉक्स है, एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, आपको नहीं पता कितनी, एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, वो भी आपको नहीं पता कितनी, और आपको पता लगाना है दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी है। अगर ये बक्सा नहीं हिला तो दोनों फोर्स बराबर हैं, लेकिन ये बक्सा अगर इस तरफ जाता है तो ये फोर्स बड़ी हुई, अगर ये बक्सा इधर जाता है तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ी हुई। बड़ी में से छोटी माइनस करके नेट फोर्स निकालते हैं। यहां कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट इधर जा नहीं रहा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर ही लग रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसलिए T2 mg से बड़ा माना जाएगा। अब ये आपने लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के लिए सिचुएशन बता दिया कि कौन सी फोर्स काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब वैसे तो मामला यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन आपको जो कंडीशन फाइंड आउट करनी है वो कंडीशन के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आपको एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। वो कंडीशन पहले जो बुक की लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज, या जो एग्जाम में पूछी जाएगी, मैं आपको वो बताता हूं, फिर उसका मीनिंग बताया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में है, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट या एट द लोएस्ट पॉइंट, या दोनों ही पूछ ली जा सकती है। लोएस्ट पॉइंट पर भी बताओ और हाईएस्ट पॉइंट पर भी बताओ मिनिमम वेलोसिटी, so that the body completes the vertical circle, या बोलेगा so that the string does not slack, ये वर्ड यूज किया जाएगा, स्लैक, स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग बोल देते हैं। अब ये स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है पहले ये समझ लें, फिर इस कंडीशन पर आते हैं। ये चीज ही आप एक्सपेरिमेंट करके खुद से या एक्टिविटी करके कहना चाहिए, समझ सकते हो। आप रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हो, पूरी तेज घुमाओ, कि जितनी तेज आप ताकत लगा के घुमा सकते हो, कुछ नहीं होगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उस मोशन को स्लो डाउन करना शुरू कर दोगे, यानी बॉडी को ये जो वेलोसिटी जिससे घुमा रहे हैं इसको स्लो स्लो करते जाओगे, स्लो स्लो करते जाओगे, स्लो स्लो करते जाओगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये नीचे से ऊपर जाने पर इतना स्लो मोशन हो जाएगा इसका गोल गोल घूमने का, कि बीच से ही कहीं से पत्थर पूरा चक्कर काटने के पहले ही बीच से ही ऐसे नीचे आ जाएगा। पत्थर बीच से नीचे आ जाने का मतलब क्या है? ये जो स्ट्रिंग तनी हुई है, स्ट्रेच्ड है, वो तनी नहीं रहती, वो मुड़ जाती है, और मुड़ जाएगी तो पत्थर पूरा चक्कर नहीं काटेगा। ये पत्थर पूरा चक्कर तभी काट सकता है जब ये स्ट्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पर भी जाने पर न मुड़े। आप देखो लोएस्ट पॉइंट पर तो स्ट्रिंग कभी मुड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने यहां से पकड़ा हुआ है, रस्सी ये बंधी हुई है, पत्थर को mg तो खींच ही रहा है, mg उसका वेट है। तो जब तक आप स्ट्रिंग को ऐसे नीचे की तरफ रखोगे तब तक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी, वो तनी रहेगी, मुड़ सकती नहीं है। लेकिन ऊपर जाते 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 क्या होगा कि टेंशन भी इसी तरफ है और mg भी इसी तरफ है। mg नीचे की तरफ होने की वजह से ये रस्सी मुड़ सकती है। रस्सी कब नहीं मुड़ती? जब आप इसे इतना तेज घुमाओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी ज्यादा लगे कि उतनी ही ज्यादा कौन लगे? सेंट्रीफ्यूगल, और वो सेंट्रीफ्यूगल इसको रस्सी को बिल्कुल स्ट्रेट रख पाएगी। अगर आपने इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया तो कम करते करते इतना कम कर दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत कम लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाती है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होती है।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाने पर ये स्ट्रिंग स्लैक यानी मुड़ जाएगी, रस्सी तनी नहीं रहेगी। रस्सी तनी रहती है कि सेंट्रीपिटल जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बाहर की तरफ से सेंट्रीफ्यूगल। ध्यान दें, जब आपने कार सर्कुलर टर्न ले रही थी तो आपने फाइंड आउट किया था वो मैक्सिमम वेलोसिटी with which the car can take a circular turn on a level road। आपने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट किया था, वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी जिससे वो टर्न ले सकती है बिना स्किड हुए, क्योंकि अगर स्किड होके बाहर चली गई तो काम खराब हो जाएगा। फिर आपने बोला कि यार ये वेलोसिटी बहुत कम है, हमें थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी से कार को टर्न कराना है, तो आपने रोड की बैंकिंग कर दी। और बैंकिंग करने के बाद भी आपने दो वेलोसिटी निकाली, एक बिना फ्रिक्शन के और एक विद फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन वाली वेलोसिटी को बोला ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, और फ्रिक्शन की कंसीडर करने वाली स्पीड को क्या बोला, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज्यादा, परमिसिबल का मतलब होता है परमिशन से आने वाली या परमिशन देने वाली। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न लेते हुए किसी व्हीकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे, वहां आप उसकी वो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे, ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए सर्कुलर टर्न लेने के लिए। लेकिन वर्टिकल सर्कल में, ऐसे स्ट्रिंग वाले केस में, आप वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो कि कम से कम उतनी ही वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए जिससे कि सर्कल पूरा हो जाए। अगर वेलोसिटी बहुत कम हो गई तो सर्कल पूरा होगा ही नहीं, ऊपर यहां से यहां तक पूरा होने के बजाय वो बीच से ही पत्थर ऐसे रस्सी मुड़ने की वजह से नीचे आ जाएगा। ये एक्टिविटी मैं बच्चों को करने की सलाह जरूर देता हूं। अगर इस एक्टिविटी को आप करोगे तो आपको ज्यादा नजदीकी तरह से ये फॉर्मूला क्लियर होगा कि वर्टिकल सर्कल में घुमाते समय कितना ज्यादा तेज घुमा रहे हो इससे मतलब नहीं है। फुल तेज घुमाओगे तो मजे से घूमता रहेगा ये, बस छोड़ मत देना, नहीं तो किसी को चोट वोट लग सकती है, एकदम से बहुत दूर चला जाएगा पत्थर। यार रस्सी भी टूटनी नहीं चाहिए, थोड़ी ठीक ठाक सी रस्सी ले लेना, मरियल सी नहीं होनी चाहिए। तो आप पूरा तेज घुमाओ, मजे से घूमता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसकी स्पीड को ग्रेजुअली कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, तो एक स्पीड ऐसी आएगी जिससे कम होते ही ये पत्थर बीच में से ही वापस आ जाएगा। उसी को कहते हैं स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो आपको यहां क्या फाइंड आउट करना है, वो मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर जिससे घुमाने पर, कम से कम उतनी वेलोसिटी से घुमाने पर ये सर्कल पूरा कंप्लीट होता रहे। उससे हल्की सी भी कम हुई तो सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तेज की इसमें कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है। वहां मैक्सिमम की लिमिट थी कि इतनी वेलोसिटी से ऊपर जाओगे तो कार स्किड हो जाएगी, यहाँ मिनिमम की लिमिट है कि इतनी वेलोसिटी से कम पे घुमाओगे वर्टिकल सर्कल में तो सर्कल पूरा ही नहीं होगा, बीच से ही पत्थर वापस आ जाएगा। और बीच से ही पत्थर वापस आ जाने को, रस्सी मुड़ जाने को स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये पता लगाने के लिए हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। इस पॉइंट पर पहुंचकर अगर स्ट्रिंग स्लैक हो गई ए पॉइंट पर, तो इसका मतलब यहां वाली टेंशन खत्म, यानी यहां वो वेलोसिटी मिनिमम होगी जिस पर ये वाली टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि तभी तो स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं रहेगी, मुड़ जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट ए पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी के लिए T1 0 होना चाहिए, और T1 0 होने पर इक्वेशन 1 क्या बन गई, mg इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय r।
और m से m कैंसिल हो गया, हमारे पास और करके मैं लिख देता हूं v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। r को आप g से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और v1 की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट आर जी। यानी आपको ये पता चल चुका है कि अगर आप पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहते हो तो ये तो कम से कम वेलोसिटी होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा ही सेफ रहेगी। असल में तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये इसके सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पर वेलोसिटी आई है, और ये ध्यान रहे नीचे वाले पॉइंट पर अलग वेलोसिटी है, ऊपर वाले पॉइंट पर अलग वेलोसिटी है। ये नीचे वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है यही कम होते 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 यहां तक पहुंच के इतनी हो जाएगी, तभी वो पूरा चक्कर इससे ज्यादा पर ही काटेगा। इतनी वेलोसिटी पर तो स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है। तो ये इसी को मिनिमम यानी बॉर्डर लाइन मान लेते हैं। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है एट हाईएस्ट पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अंडर रूट जी आर से ज्यादा होनी चाहिए पूरा चक्कर काटने के लिए। अब आपको लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं जो प्रिंसिपल आपको वैसे तो 9th-10th में भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस क्लास में भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट यूनिट में, इसके जस्ट बाद। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाया जा रहा है तो यहां आप उसका यूज नहीं कर सकते। यहां आप उसका यूज कर सकते हो आसानी से, क्योंकि उतना जितना यूज है उतना आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जो कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है यानी ना तो पैदा होती है, और डिस्ट्रॉय यानी नष्ट भी नहीं होती। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। उस प्रिंसिपल के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। इसका काम खत्म हो गया, इसको भी हटा देते हैं। बल्कि थोड़ा सा साइड कर देते हैं। साइड हटा दिया। ये क्या कहता है कि एक ही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर इक्वल है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। उसका मतलब क्या है दिखाते हैं। सर्कल के हिसाब से देखें तो ये बी पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट का मतलब इस सर्कल के हिसाब से, सिर्फ इस सर्कल को देखना है, इस पॉइंट की कोई हाइट नहीं है। मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, जमीन से तो कुछ हाइट होगी ऑब्वियसली, लेकिन सर्कल में ये पॉइंट लोएस्ट हाइट का है, और लोएस्ट हाइट होने की वजह से इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी होने की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। बॉडी में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है सर्कल के हिसाब से, क्योंकि ये लोएस्ट हाइट है। हाइट नहीं है तो
पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से ही होती है। हाँ, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, लेकिन हाइट बढ़ती जाती है सर्कल के हिसाब से। अब ये ऊंचा होता जा रहा है और जब यहां पहुंच गए थे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहां इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो जाने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। यहां जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी यहां पर उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है। और जब यहां से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है। वो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो वो बदल गई होगी काय में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर बॉडी में दोनों एनर्जी आ गई हैं। वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक तो है ही, कम है वेलोसिटी तो कम काइनेटिक है, लेकिन उसने हाइट अटेन कर ली है, ए से बी तक देखो ऊंचाई पर पहुंच गया है वो, तो उसके वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो ये कहना चाहिए कि यहाँ जो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और बचा हुआ पार्ट तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी है ही। तो इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पर बॉडी में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू है, बदल चुकी है बॉडी ए पर उसकी काइनेटिक एनर्जी, और बची हुई उसमें आ गई है हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, लेकिन बॉडी नीचे से ऊपर जब जा रही है तो काइनेटिक कम होती जाती है और पोटेंशियल बढ़ती जाती है। तो यहां पर अगर बॉडी की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती तो यहां जितनी उसकी काइनेटिक थी यहां पर उसकी उतनी ही पोटेंशियल हो जाती। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, मान लो आप यहां पर हो ग्राउंड पर, आपने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, थ्रो करते समय वेलोसिटी की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी बदल चुकी है सारी पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वो वापस जब नीचे आता है तो वो पोटेंशियल वापस बदलने लगती है काइनेटिक में, और यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ए पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं कुछ है, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि बी पॉइंट पर बॉडी में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ भाग अभी भी काइनेटिक एनर्जी में के फॉर्म में बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ भाग पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी को हम लिखेंगे हाफ एम v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों को 9th-10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इस क्लास में ये पढ़ाया जाएगा ये फॉर्मूला बना कैसे, यानी इसका डेरिवेशन भी, रीजन भी कहाँ से आ गया है, वहाँ छोटी क्लास में सिर्फ आपको याद करवा देते हैं। तो m अगर बॉडी का मास है और b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v2 कही गई है, तो हाफ एम v2 स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी b पॉइंट पर, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए का मतलब होगा हाफ m, और यहाँ a पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी कही गई है v1, यानी v1 स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे यहाँ लिख के दिखाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे mgh होता है। इस क्लास में ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी पढ़ाया जाएगा। 9th-10th में सीधा याद करवाया जाता है कि m मास के बॉडी को h हाइट पर ले जाएं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो mg तो मैंने लिख दिया। h के लिए मुझे b से a तक की हाइट चाहिए, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट माना गया है तो यहाँ हाइट 0 मानी गई है। ग्राउंड से नहीं, इस सर्कल में हाइट 0 है, लेकिन a पॉइंट तक की हाइट, b से a तक की हाइट को h नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2r। h की वैल्यू 2r क्यों है? क्योंकि b से a तक का डिस्टेंस इस सर्कल का डायामीटर है। सर्कल की रेडियस कितनी बोली गई है? r, तो डायामीटर हो जाएगा 2r, तो b से a तक की दूरी 2r होगी। ये आपने अप्लाई कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अब आप इस फॉर्मूले से v2 यानी b पॉइंट पर वो वेलोसिटी मालूम करेंगे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी।
कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो m और m, इन दोनों में से m कॉमन लिया जाएगा बाहर और वो इधर वाले m से कैंसिल हो जाएगा। और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई। हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो आपके पास v2 स्क्वायर की वैल्यू बचेगी v1 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4gr। अब ये भी सब हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। अब v1 स्क्वायर का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, v1 का वैल्यू पता है, मतलब स्क्वायर लगा देंगे। v1 का वैल्यू अंडर रूट rg है या gr भी बोल सकते हैं, अंडर रूट gr है। और अंडर रूट यानी ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। तो आपके पास v2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी gr, अंडर रूट खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, प्लस 4gr। तो आपके पास v2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5gr। और ये भी हटाते जाते हैं तो आपके पास और v2 का वैल्यू बन जाएगा अंडर रूट 5gr। v1 का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर और v2 का मतलब लोएस्ट पॉइंट पर। ये दोनों पॉइंट्स पर ये मिनिमम वेलोसिटीज आ गई हैं। देखो v2 की वैल्यू ज्यादा है, 5gr है, और v1 की वैल्यू कम है। यहां से अगर वो 5gr अंडर रूट 5gr की वेलोसिटी से निकलती है, इससे कम से निकली तो ऊपर जाने से पहले ही उसकी वेलोसिटी अंडर रूट gr से कम हो जाएगी और स्ट्रिंग कहीं बीच से ही स्लैक हो जाएगी। यहां पर उसको कम से कम अंडर रूट 5gr से निकलना पड़ेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी कम होते होते यहां तक पहुंचते पहुंचते अंडर रूट gr होए और फिर पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर ले। अदरवाइज इनसे कम वेलोसिटी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर रही तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। स्लैकिंग का मतलब बीच से मुड़ जाएगी और सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं होगा। दीज आर द मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी, दोनों अलग अलग हैं इसलिए मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ अ सिंगल बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। ये v2 लोएस्ट पॉइंट वाली है, v1 हाईएस्ट पॉइंट वाली है। सो दैट द बॉडी कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल या सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। तो इस कंडीशन के साथ आपका यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अभी यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर में इससे ज्यादा आपके सिलेबस में और कोई आर्टिकल नहीं है। बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेना है और उसमें जो डिफिकल्टी आई है वो मुझे बता देनी है, उनके लिए अलग से एक क्लास कर दी जाएगी। और अब हम इस चैप्टर के बाद पहुंच जाएंगे अगले यूनिट पर, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वो बहुत ही छोटा यूनिट है, एक ही चैप्टर है उस यूनिट में, यही चैप्टर का नाम है और यही यूनिट का भी नाम है वर्क, पावर, एनर्जी, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस 11th क्लास के बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो आपको 12th क्लास में बहुत हेल्प करेंगे, जिनमें से अब तक का सारा पढ़ाया गया यानी काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और अब वर्क, एनर्जी, पावर भी, रोटेशनल मोशन भी, ग्रेविटेशन भी और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी। ये जो मैंने नाम लिए हैं, अभी मैं एक दिन इन सारे टॉपिक्स की लिस्ट भी बना के बच्चों को दिखाऊंगा। ये सारे टॉपिक्स अगर बच्चे नहीं अच्छी तरह पढ़ेंगे 11th में तो उनको 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। 12th में भले ही आपका 60% पोर्शन पूरे सिलेबस का इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए ये सारा 11th का टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी मोशन के बारे में ही पढ़ा जाता है। बस यहाँ आप दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हो। इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह के मोशन के बारे में पढ़ोगे, लेकिन लॉज ऑफ मोशन वही हैं जो आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। मोशन के बारे में काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, जितनी वर्क, पावर, एनर्जी जानकारी है वो सारी आपको यूज करनी पड़ेगी बहुत डिटेल में। तो 11th क्लास को बच्चे बहुत सीरियसली लें, जो नहीं लेते हैं वो 12th में पूरे साल पछताते हैं, लेकिन तब तक चिड़िया अपना काम कर चुकी होती है। तो खैर, अब हम यहाँ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले नए यूनिट के साथ। तब तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें और खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।